नमस्कार। रणभूमि 2024 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। और उत्तर प्रदेश में छठवें चरण में जिन 14 सीटों पर मतदान है, आपको बता दें लगातार जो फाइट है वो कांटे का मुकाबला है। और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारी चीजें हैं, या सत्ता का रास्ता कह लीजिए, वो उत्तर प्रदेश से निकलता है। तो ऐसे में जिन 14 सीटों पर मतदान जारी है उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही सीट शामिल है। और निश्चित तौर पर इन सीटों पर यदि प्रत्याशियों की भी हम यहां बात करें तो वो भी देखिए, जैसा कि मैंने कहा, कांटे का मुकाबला है। तो जिन 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लगातार मतदान जारी है, देखिए कांटे का मुकाबला है। आप सुल्तानपुर की बात कर लीजिए, यहां से मेनका गांधी का जिक्र जहां तक होता है, रामभुआल निषाद बसपा से, उदराज शर्मा है। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहां से भी आप प्रतापगढ़ की सीट भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। फूलपुर चले जाइए, फूलपुर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद की यदि बात करें तो यह सीट बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, बीजेपी से नीरज त्रिपाठी हैं और कांग्रेस से उज्जवल रमण सिंह और बसपा से रमेश पटेल। इसी तरह श्रावस्ती की बात करें, अंबेडकर नगर की बात करें तो लगातार, डुमरियागंज की बात करें तो ये वो सीटें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं मानी जा रही हैं। मैंने पहले ही कहा, उत्तर प्रदेश की जो 14 सीटें हैं, इसके पहले भी हमने जो चरण देखा, जो 5वां चरण था, वो भी महत्वपूर्ण 14 सीटों का था। तो कहीं ना कहीं से पिछली बार के आंकड़ों पर जाएं तो 2019 में इन 14 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 9 सीटें बीजेपी के पास गई थी। बसपा के पास 4 सीटें थी, समाजवादी पार्टी को 1, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस बार भी 9 या 9 से ज्यादा कहीं ना कहीं सीटें यदि बढ़ानी है तो बीजेपी के लिए भी चुनौती है। और यदि विपक्ष को अपना एक जनाधार बढ़ाकर रखना है तो उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकना होगा। चलिए सीधे चर्चा पर रुख करेंगे। तमाम मेहमान भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शमसी आजाद हमारे साथ जुड़े हैं। शमसी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जैनेन्द्र पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। जैनेन्द्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शमसी आजाद जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। शमसी आजाद जी, मैं सीधे पहले 2019 की बात करती हूँ, क्योंकि ये जो 14 सीटें हैं इस 6वें चरण की, उसमें से 2019 में आपके पास 9 सीटें आई थी। बसपा को 4 सीटें गई थी और 1 समाजवादी पार्टी को। तो कितनी चुनौती मानते हैं? क्या लग रहा है कि ये सीटें इस बार बढ़ेंगी या फिर सेंध लगाने के लिए इस बार, क्योंकि गठबंधन के साथ हैं बाकी लोग, इसलिए थोड़ा सा एक चुनौती जैसा मानते हैं? नमस्कार आपको राखी जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी बड़े भाइयों को भी नमस्कार। लोकतंत्र के पर्व का ये सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, जो 6वें चरण में पहुंच चुका है। उसके बाद अंतिम चरण में चुनाव समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 4 जून को आप देखेंगे कि एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार, ये बहुत जिम्मेदारी से मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, लाखों लोग देख भी रहे हैं, जिसको लिखना हो लिख ले, जिसको रिकॉर्ड करना हो रिकॉर्ड कर ले, बाद में भी चाहेगा मुलाकात कर लेगा, क्योंकि ये तय हो चुका है 5 चरणों के बाद कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से हिंदुस्तान में अपनी सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो सरकारी योजनाएं जनहितकारी में जनता तक पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ऐसा नहीं लग रहा कि अब वहां पर विपक्ष कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। विपक्ष की विडंबना, ये विपक्ष की परेशानी, ये उनकी कमी ये है कि जनता से हमेशा इन्होंने दूरी बनाए रखी। ये भीषण गर्मी में भी एयर कंडीशन छोड़कर नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार चुनाव ऐसे मौसम में भारतीय जनता पार्टी ने रखवाया है, जानकर कि देखें विपक्ष के लोग इस तपती हुई गर्मी में निकलते कि नहीं निकलते। तो अभी भी आप देखेंगे इनके बड़े नेता जो वो शाम के समय रैली करते हैं, शाम के वक्त सभाएं करते हैं, जब इनको लगता है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक, और आज से नहीं, 2022 से जब योगी 2.0 की सरकार बनी थी, उस वक्त जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था, तो वहीं से लोगों ने ये समझ लिया था कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का बिगुल फूंक दिया और चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें सभी जाति धर्मों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली, सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर, आप देखेंगे एक तरफ वो पार्टियां हैं जो लगातार 3-3 बार 4-4 बार टिकट बदलती रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अगर
लाख विरोध के बाद भी अजय मिश्रा टेनी को टिकट दे दिया तो उसको बदला नहीं गया, क्योंकि हमारे यहाँ टिकट बेचा नहीं जाता है, हमारे यहाँ टिकट दिया जाता है और उन कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, उन मजबूत लोगों को दिया जाता है जो जनता से लगातार 5 साल तक जुड़े रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। 2 साल में समाजवादी पार्टी ने कहीं पर भी धरातल पर उतरकर न कहीं कोई धरना दिया, न कहीं कोई प्रदर्शन दिया, न कहीं कोई गिरफ्तारी दी गई, कोई भी काम इन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे जनता में जुड़ा हो। हाँ, ये जरूर किया कि माफियाओं को जो है तो जेल में जाके मुलाकात करने का काम जरूर किया, माफियाओं को पोषित करने का काम, माफियाओं को बढ़ाने का काम किया, लेकिन वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने इनकी सारी माफियाओं को जो दोस्ती थी, यारी थी, उसको पूरी तरीके से खत्म करके उत्तर प्रदेश में माफिया राज का खात्मा कर दिया है। आज कम से कम ये है कि जो अमन चैन चल रहा है, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं कि 6वें चरण का चुनाव है। आप देख ले हिंदुस्तान में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, एक साथ 6वें चरण का चुनाव हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी अगर पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए 2-1 जिलों पर जहां पर भाजपा की सरकार ने, तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी ऐसी कोई अप्रिय घटना, कोई हत्या, कोई लूट, कोई डकैती, कोई बूथ कैप्चरिंग, कोई ईवीएम में गड़बड़ी कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही बड़ी जो है उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि निष्पक्ष चुनाव कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो कोर है, जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, उसके सामने विपक्ष कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। सोनिया सुल्तानपुर की अगर बात करेंगे तो मेनका गांधी के सामने कौन प्रत्याशी जीत सकता है? जौनपुर में यही बात है, कृपा शंकर सिंह है। आगे बढ़ेंगे, आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव हैं, उसके बाद लालगंज से जो है हमारी भाजपा के पूर्व सेटिंग सांसद हैं। इसी तरीके से आप अयोध्या की बात करेंगे, लल्लू सिंह वो जीत रहे हैं। तो सारी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाला कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं दिख रहा है। 1-2 सीटों को अगर छोड़ दी जाए तो कहीं पर भी कोई लड़ाई नहीं है। और ये 14 सीटों पर भी जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के। पिछली बार 9 थी, इस बार कितनी सीटें? जिस बार 14 सीटें हमारी पूरी आ रही भारतीय जनता पार्टी की। अभी तो आप कह रहे थे 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए। नहीं, 1-2 सीटों पर लड़ाई है, छोड़ नहीं दिया जाए। लड़ाई हमने कहा कि वहां पर थोड़ी सी लड़ाई है, बाकी कहीं पर भी कोई प्रत्याशी सामने टिक नहीं रहा है। आप खुद बता सकते हैं कि भाई जो 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कहाँ पर इनके प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है? सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात, जनता के सामने ये बात तय हो चुकी है कि राज्य का चुनाव है, देश का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये 1-1 साल के प्रधानमंत्री की, कभी अखिलेश, कभी राहुल, कभी सोनिया, कभी प्रियंका, कभी जो है शरद पवार, ये वाली पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ एक चेहरा है जो शुरू से ऐलान हो चुका है, शुरू से बताया जा चुका है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। वहीं विपक्ष के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है। ठीक है, वापस आती हूँ। रविंद्र जी, देखिए, हमें कहते हैं ना कि कुछ सबक लेने की जरूरत होती है। हमने जो पिछला किया और वर्तमान में जो हमारे सामने है, एक सबक के तौर पर होता है। तो निश्चित तौर पर जब सबक लेने की बात आती है, तो यदि 1 सीट समाजवादी पार्टी की थी, तो इस बार निश्चित तौर पर मेहनत भी की है, निश्चित तौर पर जनता के बीच जाना है, अपने मुद्दों को लेकर गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हालांकि मुद्दे तो हवाई ही रहे, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतना है। जहाँ तक इस बार के समीकरण हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और इन 14 सीटों की मैं इस 6वें चरण की बात करूँ, कितनी उम्मीदें समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 9 सीटें तो चलिए पहले थी, लेकिन इस बार हमें पूरी की पूरी 14 होगी। 1-2 सीटों पर भी फाइट है, बाकी हमारी बिल्कुल क्लियर लाइन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? क्योंकि पिछली बार महज सिर्फ 1 सीट आपके पास थी। पिछली बार का जो चुनाव था वो पुलवामा के उन्माद में हुआ था, जनता के मुद्दे गौड़ हो गए थे। इस बार 15 पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 14 लोकसभा की, एक उपचुनाव हो रहा है गैसड़ी में विधानसभा का। ये 15 की 15 सीटें हम लोग जीतेंगे। इसका कारण बता दें, पहले तो 2 ऑब्जेक्शन कर दें। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा बीजेपी चुनाव करवा रही है। स्वतंत्र भारत में किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव नहीं कराया, हमेशा चुनाव आयोग कराता रहा है। अगर इसका भी ज्ञान नहीं है या संविधान का उल्लंघन जानबूझ के करना हो तो दर्शक और जनता जानती है। दूसरा, इन्होंने कहा यह प्रधानमंत्री चुनाव बनाने का चुनाव हो रहा है। आजाद भारत में आज तक प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव कभी भी नहीं हुआ, सांसदों को चुना जाता है। इसके लिए इनको धारा 75 अनुच्छेद धारा 75 पढ़ना पड़ेगा संविधान का जाके। ये मोदी जी बोले उसी को रिपीट कर रहे हैं। दोनों ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट हैं, दोनों संविधान के खिलाफ हैं। अब आते हैं, पुलवामा में हमारी नहीं चली, हम मानते हैं इस बात को। इस बार का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वी उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी है, क्योंकि सबसे बड़ा
जो ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश से होता है। 2 करोड़ लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है कोरोना के बाद में, खाली खाली पूर्वी उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पर लगभग 67,000 70,000 मोटा मोटा बोल लेते हैं, 67,000 सदर शिक्षक जो थे वो बच्चे बच्चियां दोनों हैं, वो 3 साल से बैठे हुए हैं। 1 साल से लगातार धरना जारी है। पीटा गया, मारा गया, FIR दर्ज की गई। 38 लाख बच्चियों को पेट के नाम पे परीक्षा ली गई, एक भी उसके बाद परीक्षा नहीं निकाली गई। पेपर लीक के कारण 1.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए। उसके बारे में कुछ भी ये लोग बोलने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बहुत सारी बातें बोली, जन कल्याण का एक भी नहीं बात बोला। महंगाई एक सर्वविदित फैक्ट है, पूरे भारत के लिए लागू होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश नदियों का इलाका है, इसलिए यहाँ छुट्टा पशुओं की समस्या और जो जंगली आवारा पशु हैं उनकी समस्या बहुत बड़ी है। आज तक कुछ नहीं कर पाए, जबकि योगी आदित्यनाथ जी भी इससे पीड़ित हैं। उनके फॉर्म में भी ये होता है और उनके जो OSD हैं, एक छुट्टा पशु से एक्सीडेंट होकर मारे गए, योगी आदित्यनाथ जी पुर नहीं फैला है। चीनी मिलों को चलाने का बहुत सारा इन्होंने वादा किया था, जो बंद हो गई थी किसी कारण से। खाली वादा वैसे ही है जैसे नारी वंदन बिल, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक सबसे बड़ा जो जातीय संघर्ष है, एक क्षत्रिय अस्मिता का, सबसे पहले रूपाला ने छेड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बगावत हुई, कहा कमल का फूल हमारी भूल। अब यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने उसी मधुमक्खी के छत्ते पे उंगली दे दिया है। तो वो जो बगावत है, एक बार को मैं मानता हूं, मैं समाजवादी प्रवक्ता के रूप में शांत जरूर था, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दिया है। इसका भी परिणाम उनको आएगा और जन कल्याणकारी बातों को करना पड़ेगा। खाली खाली हवा में बोल के, मंच से बोल के, संविधान विरोधी बातें बोल के जनता का भला नहीं होगा। कुछ बढ़त मिलेगी इस बार? कुछ बढ़त मिलेगी रविंद्र जी सीटों में? मैं अपेक्षा करता हूं कि ये जो हमारी 15 सीटें हो रही हैं, हम 15 पे चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल। चलिए, शमशी आजाद जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अक्सर ये होता ही है, जब कोई एक बढ़त का दावा कर देता है तो दूसरे को मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन जब मुझे लगता है हम सब फिर से एक बार 4 तारीख को बैठेंगे, तब मैं पूछूंगी आप लोगों के जो दावे हो रहे थे, क्योंकि जनता से बड़ी निर्णायक तो कोई नहीं है। ठीक है, जैनेन्द्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। जैनेन्द्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जैनेन्द्र जी, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश की 14 सीटें? ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पिछली बार कुछ भी नहीं था और वैसे भी गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ आप हैं, तो शायद इस बार, क्योंकि चुनाव NDA वर्सेस इंडिया गठबंधन हो गया है, समीकरण थोड़े से बदले बदले से नजर आए, तो शायद कुछ मिल भी जाए। कितनी उम्मीदें हैं इस बार? जिन 14 सीटों पर चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन इस सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र बैठे हैं, कह रहे थे कि 14 के 14 हम जीतेंगे, ये 28 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्होंने नारा दे रहे थे 400 पार, तो बाद में उसका सीट के नाम रखे, पहले वो डीजल पेट्रोल का दाम बता रहे थे, बाद में उसको मोदी जी ने सुधारा, कह रहा कि उस सीट है, जबकि 400 डीजल पेट्रोल का वो दाम बता रहे थे। और जान लीजिए कि इस बार पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लोग आरक्षण बचाने के लिए, संविधान को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और खास तौर से युवा वर्ग जो उसके साथ छल हुआ है, अग्निवीर जैसी युवा विरोधी योजना के माध्यम से तमाम भारत के युवाओं के ऊपर कुठाराघात किया गया है, पर्चे लीक किए गए। एक 10 बार उत्तर प्रदेश में पर्चे लीक किए गए, और पर्चा लीक नहीं हुआ, पर्चा लीक कराया गया कि रोजगार देना ना पड़े। बस सरकार सिर्फ झूठे जुमलों की सरकार बनी रही। योगी जी, मोदी जी सिर्फ झूठ का जुमला देते रहे। और सबसे गिरी हुई बात हमारे प्रधानमंत्री ने की। बताइए, चुनाव खुला तो उस समय सबसे पहले इन्होंने मंगलसूत्र चालू किया। ये बताइए, इतने बड़े देश में कौन सा आदमी मंगलसूत्र की बात करता है? बात करना चाहिए रोजगार का, किसान का। तो किसान तो खैर इनके फार्मूले में आता ही नहीं है। किसान जब दिल्ली जा रहा था तो उसको गोली चलाना, आंसू गैस करना, और उस पर उसको आतंकवादी, खालिस्तानी तमाम बात कहना। अभी वही किसान पलटकर इनको गांव में घुसने नहीं दे रहा है, और इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है। किस मुंह से ये लोग गांव में जा रहे हैं वोट मांगने? थोड़े भी शर्म हया होती तो ये लोग गांव में वोट मांगने नहीं जाते, क्योंकि जिस किसान के ऊपर अपना लाठी चलाया है अन्नदाता के ऊपर, उसके दरवाजे कैसे जा रहे हैं हम। और देखिए, इनके भाजपा के कई प्रत्याशियों को किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर गांव के बाहर, जैसे छुट्टा साल इनका घूम रहा, वैसे इन लोगों को बाहर करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का जनमानस
बताइए, जो 80 सीट देता है उत्तर प्रदेश उसको कुछ नहीं, और मात्र 27 सीट देने वाला गुजरात उसको उपहार पे उपहार, उत्तर प्रदेश को जुमला। ये सब दोहरी नीति नहीं चलेगी। और चलिए, उत्तर प्रदेश के नौजवान इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे और उत्तर प्रदेश में पूरा गठबंधन 80 की 80 सीट जीतने का काम करेगा। चलिए, अब खैर 80 आएंगी या नहीं आएंगी ये तो बात की बात होगी। फिलहाल तो हम 14 सीटों पर थे। जहां तक कांग्रेस के नजरिए से मैंने आपसे ये बात इसलिए पूछी थी क्योंकि पिछली बार आप सब अलग अलग थे, इस बार गठबंधन में हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, यदि मिल के भी मेहनत की है और उस नजरिए से आपके हाथ के साथ से, सपोर्ट से यदि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ जाती हैं तो मुझे लगता है वो भी एक कहीं ना कहीं प्लस में जाएगा। पर ये खैर ठीक है, हाथ ने साइकिल की सीट को पकड़ लिया है, हाथ और साइकिल एक दूसरे के साथ पकड़कर, और उसके पीछे साइकिल के कैरियर में हमने झाड़ू बांध लिया है, और किसान नौजवान को अपने साइकिल बैठाकर और पूरी स्पीड के साथ हम लोग दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। और नौजवानों को साइकिल चलाते देख और हाथ लहराते हुए युवा अपनी हक की बात करते हुए जब आगे बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी और इनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। चलिए, स्वागत में यदि कोई कमल का फूल देगा तो वो आपको मतलब स्वीकार ही नहीं होगा फिर? अरे ये कमल का फूल वो बासी फूल है, और ये कमल का फूल नहीं, ये बेहया का फूल बन गया है। ठीक है, सब लोग उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, वापस आती हूँ। ये कमल का फूल नहीं, ये बेहया का फूल है, आपने गलत नाम रख दिया उसको। सर, मैं तो कमल ही बोलूंगी, बाकी आपका अधिकार क्षेत्र है, आप कौन सा फूल बनाते हैं। मैं जिस जगह पे हूँ मैं कमल का फूल ही कहूंगी। अब मैं साइकिल को साइकिल ही कह सकती हूँ, कुछ और नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, वो बेहया का फूल है। चलिए ठीक है, अभी शमशी जी कुछ कह रहे हैं। शमशी आजाद जी 1 मिनट रुकिएगा बस, वरिष्ठ पत्रकार की एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं वापस आती हूँ। सुनील जी, इन 14 सीटों पे हमने एक चीज देखी है, कांग्रेस को भी क्योंकि गठबंधन में है तो निश्चित तौर पर प्रचार में साथ देना, अपनी बात को रखना, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन है इस इलेक्शन में, तो हम समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को इसलिए हमेशा काउंट करते हैं। हालांकि इन सीटों पर जहां वोटिंग है यहां हमें देखना है कि बीजेपी और सपा के साथ बसपा जो है वो हर सीट पर बड़ी ताकत के साथ है। पिछली बार भी देखिए तो 4 सीटें निकाल कर गई थी। तो क्या इस बार बसपा का लड़ना किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदेह है? आप समझ रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होगा इन 14 सीटों के लिए। मैं कह रहा हूं कि बसपा के वोटर्स में लगभग पार्टियों के नेता सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। ज्यादातर आप देखिए दलितों की चर्चा करना, सुस्तों की चर्चा करना, लेकिन जो दलित वोटर्स है वो मायावती जी को किसी कीमत पर छोड़ने तैयार नहीं है और उधर मोदी जी को छोड़ने तैयार नहीं है। दोनों की स्थिति में बटा हुआ है, क्योंकि इज्जत घर, मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, इन योजनाओं से सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है तो हमारे शोषित, वंचित और दलितों को फायदा हुआ है। राखी जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि किसानों के लिए हमने किया, ये किया, वो किया। मैं बड़ा निवेदन साथ कहूंगा, किसानों के लिए मुलायम सिंह ने किया, मैं उनका व्यक्तिगत आभारी हूं और एक किसान के हैसियत से भी आभारी हूं। कांग्रेस ने तो 5,000 रुपए के लिए सिंचाई लगान के चक्कर में 15-15 दिन किसान को जेल में डाला। वो दौर मैंने देखा कांग्रेस का कि जब अमीन आता था गांव में, राखी जी, तो ये लगता था ना कि कोई कोतवाल आ गया अरेस्ट करने के लिए। लोग दरवाजे फांद के, घर फांद भागते थे लगान और सिंचाई चक्कर में। मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को कि उन्होंने सिंचाई माफ की, अखिलेश जी ने लगान माफ किया और किसानों को काफी राहत दी। आज किसान सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी जा रही 6,000 रुपए किसान के लिए बहुत कम नहीं है। बीज फ्री मिल रहा है, खाद जरूर है, खाद महंगी है, लेकिन लाठियां किसान नहीं खा रहा है। आपके कार्यकाल में लाठियां खाता था किसान खाद लेने के लिए। और जो मैं कह रहा हूं तथ्यात्मक कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं चाहूंगा मेरी बात का खंडन करे। किसान, हाँ देखिए, किसान भी अब राजनीतिक दलों में बटा हुआ है, कुछ किसान भाजपाई है, कुछ सपाई है, तो उनकी मैं बात नहीं कर सकता हूँ जो दूसरे दलों जुड़े हैं, लाठी लेके दौड़ाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 4 जून को आप देख लीजिएगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। हाँ, जो 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जहां तक मैं पत्रकार में मुझे जानकारी है, सीटें तो कम होंगी इनकी, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप 4 जून आ रहा, देख लीजिए, भगवान चाहे मैं फिर बैठूंगा आप साथ में। हाँ, समाजवादी पार्टी, शपथ ले लीजिए।
अरे मानवर आचार्य उनका इंतजार मत करिए। जैनेंद्र जी क्या हो गया? वो वरिष्ठ पत्रकार है सर, बोलने तो दीजिए उनको। अखिलेश जी को धन्यवाद दीजिए कि यूपी में खाता पत्रकार नहीं है, वो भाजपा के एजेंट है, पत्रकार नहीं है। स्थानीय निकाय के चुनाव में मैं भाजपा दावे के करता हूं, एजेंट कोई है। आपका बड़ा लीडर आया हो बताइए। भाजपा अब के चुनाव आ प्रवक्ता गया है है, तो आप शमशी गाँव जी भी से याद आ ज्यादा रहा है, बढ़िया वो बात भी कर याद आ रहा रहा है। है, उन्हीं को लिख शोषित भी दीजिए याद आ भाजपा रहे हैं, वंचित प्रवक्ता। भी याद आ रहे हैं। 10 साल का मौका रहा आप पास में, 5 साल मौका रहा। जीएसटी दूध पे लगाई भारतीय जनता पार्टी ने, आटे पे लगाई, आपने कितने जन आंदोलन छेड़े? जनता इस बात को बहुत समझ रही है कि अब चुनाव का समय है, सारे हमदर्द कांग्रेस ने कितने आंदोलन किए किसी को बताना नहीं है। हमने भूमि अधिग्रहण बिल पर आपने बदलने की कोशिश की तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। किसान का नाम आप ले रहे हैं, शर्म आ रहा। किसानों पर लाठी चल रही थी, गोली चल रही थी, किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा था। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को रोका गया, 600 किसानों की जान चली गई। आप जैसा पत्रकार कहां से हो जाता है? 600 पत्रकारों की जान चली गई, शर्म नहीं आ रही आपको? किसान बंद होता था, उसके जानवर नीलाम होते थे, ट्रैक्टर छोड़ दीजिए, बैल जो बैलों का दौर था, मैंने वो देखा। छुट्टा जानवर से पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का किसान परेशान है। आपने झूठ बोला, किसान बेचारा जेल काटता। क्या किया उस पर? ये तो मुलायम सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ही किसानों को इस शोषण से मुक्ति दिलाई, सिंचाई माफ किया, लगान माफ किया। आपने तो लगाई लगान सिंचाई के लिए 15 माला जपते रहिए, मोदी मोदी, दूसरा कोई माला नहीं आपके पास। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैनेंद्र जी पूरी बातों को ठीक से तो सुनिए। वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जिन्होंने अच्छा काम किया वो उनकी भी तारीफ कर रहे हैं ना, वो उस बारे में बता रहे हैं। प्रवक्ता बन गए हैं, इनकी बात इन्होंने माफ किया, सिंचाई इन्होंने माफ किया, किसान के भाजपा का प्रवक्ता होगा है, कर्जा इन्होंने माफ किया। मैं भाजपा प्रवक्ता नहीं, मैं पत्रकार हूँ, निष्पक्ष कहूंगा, सही कहूंगा, जो जैसा करेगा वैसे। 2009 में कर्जा माफी नहीं दिख रही आपको? उत्तर प्रदेश 70,000 करोड़ रुपया माफ किया गया, उस समय कहां सोए थे आप कान में तेल डालकर? समाजवादी पार्टी के लोग कम से कम कहीं न कहीं दिखाई पड़ते हैं हमको धरना प्रदर्शन में भी। ठीक है सुनील जी एक मिनट, मैं जैनेंद्र जी और सुनील जी आप दोनों को अभी रोक रही हूँ। शमशी आजाद जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिएगा। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग दावा कर रहे हैं जिनके पास हकीकत में प्रत्याशी ढूंढने को नहीं मिल रहे थे। चाहे समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से क्या क्या अपना चरित्र यहाँ पर रचाया, उन्होंने अंतिम समय में अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया, एक एक सीट पे 4-4 बार प्रत्याशी बदले गए। और भाई साहब आंकड़ों की बात कर रही थी, तो आंकड़ों में इनको ये भी नहीं पता है ना कि कम से कम भाई पुलवामा की बात अगर करेंगे तो क्या ये संविधान के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि पुलवामा पे हमने वोट मांगा था? इस तरीके की बातें कर कर अब की जो है भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जो है तो उस पर क्या कहते हैं कि अग्निवीर की बातें कर रहे हैं। आप तो सबका साथ सबका विकास पर बात कर रहे हैं और देश की जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है क्योंकि 2 बार कर चुकी है। तो आप अगर देश के मतदाताओं का उनके सम्मान नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत है। आप अगर संविधान का नहीं कर रहे तो आप गलत। हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता ना, अभी कहीं गड़बड़ी हो जाती है तो आप फौरन कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से गड़बड़ी हो गई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर ये कर दिया। तब आप नहीं कहते कि इलेक्शन चुनाव आयोग है वहां पर इस तरीके की बात करती है। और अगर हमने यही बात कह दी कि निष्पक्षता के साथ चुनाव हो रहा है, सब कुछ बहुत कायदे से हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग करा रहे हैं। सही बात है, चुनाव आयोग करा रहा है तो कम से कम ऐसी निष्पक्षता है। सुनिए निष्पक्षता ऐसी है, एक मिनट, निष्पक्षता ये है कि वोट हो रहा है 20 तारीख को और आंकड़ा जारी होगा 1 तारीख को, यही निष्पक्षता है। प्रधानमंत्री करेंगे, धर्म के नाम पर वोट मानेंगे, कार्रवाई होगी जेपी नड्डा पर। 1 मिनट जैनेंद्र जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास भी, 1 मिनट रुकिए। ये बात कर रहे थे कि साइकिल पे इन्होंने झाड़ू बांध के रखा है और ये पंजाब में कहाँ झाड़ू चला गया? पंजाब में वही झाड़ू जो है तो हाथ के पंजे के ऊपर चल गया। आपने देखा वहां पे प्रदेश अध्यक्ष और किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किस तरीके से वहां पे द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग अभी छोटा सा चुनाव गुस्से में हुआ था तो किस तरीके का वाकई चल रहा था। कोई कह रहा था कि अखिलेशवा कौन है, कोई कह रहा था ये अखिलेश कौन है, तो ये कह रहे थे कि राहुल कौन है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और आज जो है जयंत चौधरी जैसे नेता इनके साथ छोड़ के चले गए समाजवादी पार्टी के साथ। तो ये दोनों जो है दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये दोनों जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दोनों चेहरे कभी कभी ये होता है ना कि वो कहा जाता है कि चोर चोर मौतेरे भाई, तो यहाँ पर वही बात है। एक आदमी अपना परिवार बचाने के लिए लड़ रहा है और एक आदमी अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए लड़ रहा है। एक को ये कि आप देखेंगे कि परिवारवाद का आरोप लगता है, हमारे भाई साहब बैठे हुए अभी इनको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन 63 सीटों में 5 आदमी इनके ही घर के हैं, वो भी एक ही परिवार के, भाई चचा है, भाभी है, भतीजी है, बीबी है, तरीके के लोग। और उसके बाद जो है परिवारवाद का आरोप किस पे लगता है कि वो जय शाह है, अमित शाह के लड़के। अरे वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे ना। मैं चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ कि लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का
ना कहीं पे भाई भाई लड़ रहा है, ना पति पत्नी लड़ रहे हैं, ना चचा भतीजे लड़ रहे हैं, ना भाई भाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में लोग लड़ रहे हैं। और ये तो कहिए कि प्रियंका गांधी को समझ में आ गया कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि कहीं मैं लड़ूं हार भी जाऊं, और उसके बाद परिवार का आरोप लगे कि भाई राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, प्रियंका भी लड़ रही हैं, और सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा में चली गई। तो थोड़ा सा वहां पर प्रियंका गांधी ने समझदारी दिखाई, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर वही काम किया। और जनता को ये समझ में आ चुका है कि जब भी चुनाव होता है सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं। चाहे उपचुनाव होगा तो भी लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव होगा तो भी अखिलेश लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव होगा तो भी लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेंगे। ताकत जो है ने भी मन बना लिया। और मोहन लाल यादव जो है हमारे यहाँ ओबीसी के एक बड़े चेहरा है, जिनको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश में। जब उन्होंने प्रचार किया सुल्तानपुर से लेकर गाजीपुर तक, तो एक जपार जनसमूह उनके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया। और सबके दिल में यही डर था कि साल भर मेहनत हम लोग करते हैं, अभी आपने देखा किस तरीके से जो है पैसा देकर जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, जिससे वहां पर जनता जो है बहुत निराश हुई। कार्यकर्ता बहुत जो है वहां पर उत्साह में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाहरी लेकर बाहर को प्रत्याशी बनाया गया, तो सभी लोगों ने वहां पर जो है और सब लोगों ने। ठीक है, भगवान। चलिए शमशी आजाद जी वापस आऊंगी। देखिए किसके साथ क्या फैक्टर्स हैं वहां पर, किसके साथ क्या हुआ है, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन वो दोनों जो प्रतिद्वंदी एक दूसरे के सामने हैं, तिकड़ी मैं तो कहूंगी बसपा का कैंडिडेट भी है, ये फाइट कितनी कांटे की है और कितना यहां से निकल पाएगा ये देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम किसी को यहां कम नहीं आंक सकते हैं। ठीक है कांग्रेस का कोई कैंडिडेट, लेकिन सपोर्ट तो है ना समाजवादी पार्टी, क्योंकि गठबंधन है। पिछली बार के जो आंकड़े थे, इस बार मैं बार बार बोल रही हूं, इस बार समीकरण, फैक्टर्स, बातें, मुद्दे सब बिल्कुल अलग हो गया। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करूं तो यहां पे भी आप उठाकर देख लीजिए, बहुत चीजों में डिफरेंस है, ये साथ में सपोर्ट में है। तो इस बार एक माइंडसेट है कि हमें इंडिया गठबंधन को लेकर जाना है, तो फिर हम समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। यदि भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है तो फिर तो एक तरफा सारी चीजें चलेंगी ही। तो ये जनता का माइंडसेट है, जनता का निर्णय उन्हें क्या करना है। लेकिन जो फैक्टर्स हैं उत्तर प्रदेश की सीटों के समीकरण के, ये बहुत अलग है, इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। रविंद्र प्रताप जी, बहुत सारी बातें अभी शमशी आजाद जी कह रहे थे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कई सारी चीजों को लेकर अखिलेश यादव चले, उसका कितना फायदा आपको लगता है? पीडीए की बात भी निकली, मुद्दों पे बात निकली, समीकरण अपने प्रभावी होते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें आई हैं। इन 14 सीटों पर यदि मैं एग्जैक्ट आपसे पूछूं कि कौन सी सीट को आप चुनौती मान रहे हैं, तो क्या होगा वो जवाब? पहले दो ऑब्जेक्शन फिर एक बार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं कुछ झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिली हुई है। किसी ने नोटिस भेजा था मोदी जी को, एनडीटीवी का एक हेडलाइन है, मोदी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर मांगे वोट, कुछ और बोल रहे थे। दूसरा कहते प्रत्याशी नहीं मिले हम लोगों को। इन्होंने अपने 110 सांसदों का टिकट काट दिया है और 70 आयातित लोग हैं जिनको इन्होंने टिकट दिया, और उनसे ज्यादातर आपराधिक चरित्र के हैं जिन्होंने आर्थिक अपराध किया। किसको नहीं मिले ये? अब आपने जो पूछा है, हम जिस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, हमारे साइकिल यात्रा चल रही है अलग अलग, कहीं न्याय यात्रा के रूप में, कहीं पीढ़ी यात्रा के रूप में, कहीं साइकिल यात्रा के रूप में। सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा जातिगत जनगणना है। हमने गारंटी दी है कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, किसानों के कृषि संबंधी कर्ज है उसको माफ करेंगे, जैसे पहले मुफ्त सिंचाई देते थे वैसे मुफ्त सिंचाई देंगे। किसान आयोग का गठन करेंगे, छोटे या सीमांत किसानों का 5,000 तक हम प्रतिमाह पेंशन देंगे। 2 साल के अंदर जो इन लोगों ने एक आभासी बिल दिखाया था, 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे चुनाव में। सरकारी नौकरियों में भी 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। हमारे ये मुद्दे हमने अपनी साइकिल यात्रा के द्वारा जन तक पहुंचाया है। हमारे मुद्दे वहां तक पहुंचे हैं। बात है कि इनके प्रधानमंत्री 10 साल में अपने मुद्दे जो कर चुके हैं वो भी नहीं एक बार पर बोल पाए। अगर नहीं बोल पाए हैं तो हम अपने इस मुद्दों के द्वारा हम आश्वस्त हैं। अगर आंकड़े बता दें, 50% 19 में, 22 के चुनाव में घट गए ये 41%, फिर 22 में ही निकाय के चुनाव में घट गई 30%। हटाने वाला कौन? समाजवादी पार्टी। इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी केवल 19 में हमारे साथ थी, उसके बाद में नहीं थी। अब हमारे साथ कांग्रेस भी है। कांग्रेस को जिस तरीके से हल्के में आंकते हैं ये लोग, ये गलतफहमी के शिकार हैं। कांग्रेस से तो डरते हैं,
जैसे राहुल गांधी जी को देख लेंगे तो मोदी जी कांपने लग जाते हैं। तो कांग्रेस भी इस समय हमारे साथ में है, हमारे मुद्दे, हमारी मेहनत, कांग्रेस का साथ, हम 15 सीट इस बार जीतने जा रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए जैनेंद्र जी अब अपनी बात रखिएगा। देखिए, अभी हमारे मित्र वो जो भाजपा वाले हैं वो कह रहे थे कि पुलवामा, अरे थोड़ा सा भी शर्म बचा है, नैतिकता बची है, जाकर प्रधानमंत्री से कहिए कि पुलवामा के 5 साल बीतने के बाद भी आज तक उसका जांच नहीं कराए। ऐसा तो देश में प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ जिसने अपने देश के सैनिकों की इतने ज्यादा संख्या में जान जाने के बाद, इतनी बड़ी आतंकवादी घटना के बाद उसकी जांच नहीं कराई। तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री कि उसको उस पर मुंह नहीं बोलते हैं और उसी के नाम पर वोट मांगते हैं कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर हमको वोट मिल सकता है, क्या वहाँ पर जवानों के नाम पर वोट मिल सकता है? क्या चलिए इस बार तो मुद्दा ही नहीं है ना, इस बार तो कोई पुलवामा मुद्दा ही नहीं है सर। इस बार तो जो मुद्दे हैं वो ही गायब थे, किसी ने उनका जिक्र नहीं किया। मैडम अभी कह रहे थे कि हमको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो यार। हरियाणा में 10 सीट है और 8 उम्मीदवार जो तुम्हारे लड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से गए लोग हैं। थोड़ी भी शर्म बची है? भाजपा का वहां पर सरकार है और 10 में से 8 सीट कांग्रेस के गए लोग लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आइए, पीलीभीत में लड़ रहे हैं चुनाव, कांग्रेस के नेता हैं। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो भाजपा में पिछली बार जो इनके 300 कुछ सांसद थे उसमें से 147 लोग कांग्रेस से गए लोग थे। और आपके पास कार्यकर्ता है, नेता है, कोई नहीं है। आप लोग पूंजीपति की पार्टी बन गए, छोड़कर लोग भाजपा में चले जा रहे हैं। ये तो आपके शर्म वाली बात है ना। ये तो आपके शर्म, आप वो गद्दार हैं, वो गद्दार हैं, पार्टी है जो वो गद्दार है। चलिए ठीक है, 1 मिनट जैनेंद्र जी और शमशी आजाद जी, 1 मिनट मैं आप दोनों को कुछ सेकंड्स के लिए रोक रही हूं और आपको बता दें कि अब तक की एक बड़ी खबर आई है, जो मतदान का प्रतिशत आया है वो आपको बताएंगे। 5 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत सामने आए हैं, लोकसभा चुनाव का 6वां चरण, 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको एक बार बता दें। अब तक 57.70 मतदान हो चुका है। बिहार में 52.24%, हरियाणा में 55.93% मतदान अब तक हुआ है। जम्मू कश्मीर की तरफ जाइए तो 51.35%, झारखंड में 61.41% मतदान हुआ है। दिल्ली में 53.73% मतदान अब तक हो चुका है। ओडिशा की तरफ जाइए तो 59.60% मतदान ओडिशा में हुआ। लगातार ये वो आंकड़े मतदान प्रतिशत हैं जो 5 बजे तक के हैं, शाम 5 बजे तक के। और अब से कुछ देर, लगभग 15 मिनट का वक्त और बचा है। मतदान लगातार जारी है। और चलिए चर्चा पर एक बार फिर से वापस लौटेंगे। शमशी आजाद जी और जैनेंद्र जी, देखिए ये झगड़े का विषय नहीं है, आपत्ति है कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिन सीटों पर हम बात कर रहे हैं उसके समीकरण, वहां से कितना ज्यादा उम्मीदें हम उस पर बात करें तो अच्छा। पुलवामा को तो बीच में अब लाइएगा मत सर प्लीज। ये तो मतदाताओं को भी कहेंगे कि हमारी पार्टी के मतदाता पहले हमको वोट देते थे, भाजपा को वोट देने लगे, ये कोई बात हुई? अरे आप छोड़कर कोई गया क्यों? 40, 50, 100 हम कह रहे हैं सब आपके हैं, लेकिन क्या कमी है आपके अंदर? कौन सा अहंकार आपके नेता में है? सुन लीजिए, आप अपने समय बोले तो हम नहीं बोले, हमको बोलने दीजिए, रुकिए, कौन सी रुकिए, नहीं तो बोलने लगेंगे तो फिर बोल नहीं पाएंगे। बड़े से बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहे हैं, तो फिर आप तो बोलना नहीं देंगे। आप जो है जब सर आप दोनों ही लड़ रहे थे सर, मतदान प्रतिशत पे जब मैं गई हूं उसके पहले आप दोनों ही झगड़ा कर रहे थे और मैंने तो रिक्वेस्ट किया कि झगड़ा मत करिए, हम तो सीटों पर बात करें। मानते कहाँ हैं आप लोग? चलिए शमशी आजाद जी 1 मिनट रुकिएगा, जैनेंद्र जी को बोलने दीजिए। इस चुनाव में युवा वर्ग ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और हमारे साथ जब समाजवादी पार्टी का साथ है तो सपा और कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के सभी साथी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आप देख रहे थे वर्तमान में जो रैलियां हो रही थी, उमड़ा जनसैलाब और उमड़े युवाओं की भीड़, उसको देखकर प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं। कभी चुनाव में वो अपने 10 साल के विकास पर बात नहीं कर रहे हैं। जब से हमने
अपने कहा है कि सभी महिलाओं को 1 लाख रुपया और 8500 रुपया महीना खटाखट डालेंगे। इन लोग के दिल की धड़कन बढ़ गई है और इनके भीतर छटपटाहट बढ़ गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा 30 जैनेंद्र लाख जी, रोजगार की बात हमने किया। जैनेंद्र 30 जी लाख रोजगार एक मिनट देंगे, सर, एक मिनट उसके रुकिए, बाद से तो और एक मिनट रुकिए, मैं वापस आती हूं। इस वक्त आप सभी को बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जिन्होंने मतदान भी किया और उन्होंने मतदान के बाद अपनी एक प्रतिक्रिया भी सामने रखी है। देखिए, मेरा निजी जीवन भारतीय कानून व्यवस्था और संविधान से जुड़ा हुआ है। विनम्र भाव से एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का पालन किया है और इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये बहुत बड़ा कर्तव्य है हर एक नागरिक का। देखिए, मेरा निजी जीवन भारतीय कानून व्यवस्था और संविधान से जुड़ा हुआ है। विनम्र भाव से एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का पालन किया है और इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये बहुत बड़ा कर्तव्य है हर एक नागरिक का। चलिए, तो आपने सुना कि डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि मतदान जो है कर्तव्य भी है, जरूरी भी है, सबको करना चाहिए। उन्होंने भी अपना वोट डाला। ठीक है, वापस चर्चा पर लौटेंगे। जैनेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं आपसे बता रहा था कि जब से हमने 8500 का नाम लिया कि 8500 देंगे खटाखट, इनके पेट में दर्द हो गया। हमने कहा कि 30 लाख युवाओं को सरकारी भर्ती 1 महीने में की जाएगी। अब तो इनके होश उड़ गए कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये गलत बात है। भर्ती का पर्चा लीक करने वाले जितने इनके एजेंट हैं, सबने इनको फोन किया कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, अब क्या कर रहे हैं। हम लोग पर्चा लीक कराते हैं, पैसा वसूलते हैं। हमने व्यापक घोटाला किया मध्य प्रदेश में। इस तरह से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। ये तो कांग्रेस पार्टी रोजगार की बात कर रही है। ये तो युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पेट में दर्द हो गया। हमने न्याय की बात की। हमारे 5 न्याय को सुनकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो छटपटा रहे हैं और देश की जनता पूरे विश्वास के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई है। ये देखकर मोदी जी अपने 10 साल के काम में एक भी काम गिनाने को तैयार नहीं है। कभी भैंस छीन लेंगे, कभी मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी ये करेंगे। आज उन्होंने कहा, बताइए, प्रधानमंत्री जैसा पद में बैठकर एक व्यक्ति कह रहा है कि आरक्षण को मैं खत्म कर दूंगा। आरक्षण को आप छू भी नहीं पाएंगे। संविधान का एक पन्ना हम आपको बदलने नहीं देंगे, खबरदार। और आप जो देश के अल्पसंख्यक भाइयों पे कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी हम नहीं करने देंगे। ठीक है, इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है कि झूठे प्रधानमंत्री को उखाड़ कर फेंकना है। ठीक है जैनेंद्र जी, बस ठीक है सर। आप अल्पसंख्यक ठेकेदार नहीं ना, आपके रहमो करम पे अल्पसंख्यक समाज है। 70 साल आप क्यों परेशान है? आप छटपटा क्यों रहे हैं? इतना गिरा हुआ ना होता। ज्यादा बोलेंगे तो कल पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। ज्यादा बोलेंगे तो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा आपको। ध्यान रहे। प्रधानमंत्री जी रोज, पार्टी ने हमेशा जो है मोदी जी रोज आप पे निशाना लगाते हैं। ध्यान रहिए, सावधान, कल ही पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। ज्यादा जोर से बोलना मना है आपको। उसमें 40 भाजपा में ज्यादा जोर से बोलना आपको मना है। आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शर्म आती है। कल ही भाजपा से बाहर निकाल कर रास्ता दिखा दिया जाएगा। शर्म आनी चाहिए। बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। जो व्यक्ति दिन भर हिंदू मुसलमान करता है वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं हिंदू मुसलमान वोट नहीं मांग रहा हूँ। शमसी भाई धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, कल पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, बहुत देर हो चुकी है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, मैं बार बार इन 14 सीटों पर बात कर रही हूं, उस पर जवाब नहीं है। पिछली बार की आंकड़ों को मैं दोहराऊंगी तो फिर बुरा सा लग जाएगा आप लोगों को, लेकिन हमें उन चीजों को देखना है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, कुछ अतीत में घटा है तो वर्तमान में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सबक समझ रहे हैं ना सर? सबक जब मिलता है, जब कुछ गलत होता है हमारे साथ, तो हमें फिर एक सबक मिलता है। तो हम उस चीज पर हम कितना वर्कआउट कर रहे हैं ये देखिए पहले। यदि पिछली बार नहीं था कुछ, तो इस बार हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमें मिलेगा, उस पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसे बहस और झगड़ा मत करिए ना, मुद्दों को इधर उधर ले जा रहे हैं उठाकर। कहीं पुलवामा आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। छोड़ दीजिए, 6वें चरण में एक और बचा है बस।
सुनील त्रिपाठी जी, सुनील क्या त्रिपाठी किया जी, इसमें? एक ओवरऑल 14 सीटों का कंक्लूजन निकाले सर, क्या लगता है किसका कितने पास जाने की उम्मीद दिखती है? की भाषा है, तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ठीक है होकर। जैनेंद्र जी, मैंने काफी वक्त दिया सर, अब मत बोलिए प्लीज, प्लीज सुनील जी को बोलने दीजिए। सुनील जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ अब आ रही है, बोलिए। देखिए ना कि इस 14 सीटों में से मेरा जो अपना आकलन है, भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पे नुकसान हो सकता है। कि तो अब मैं वोटर नहीं हूं, लेकिन जो अपना आकलन हम देख रहे हैं, पिछली बार थी 1-2 सीटें घट सकती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र में बनेगी। अब आपने पहले भी चुनाव में देखा होगा कि साथ तो लड़ते हैं लोग, लेकिन जब मेन पद की बात, मुख्य पद की बात आती है राकेश जी, तो आधे से ज्यादा लोग पार्टी छोड़ भाग जाते हैं कुर्सी और सत्ता पाने के लिए। मैंने विधानसभा चुनाव में भी देखा है, लोकसभा चुनाव में भी देखा है। अभी जैनेंद्र जी कह रहे थे पुलवामा, चलिए इन सब चीजों में चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन हेमराज का सिर भी आप याद रखें, वो भी आप ही सरकार में काटा गया था। मैं उन बिंदुओं में जाना चाह रहा हूं। केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी का घोटाला लेके सड़कों घूमते थे, राखी जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी देखती होंगी, आज एक साथ बैठे हुए हैं। यही कांग्रेस शराब घोटाले को लेकर के चर्चा करती थी, आप पार्टी जांच हो। और फिर मेरा कहना यह है कि इस इंडिया गठबंधन में 50% तो ऐसे लोग हैं जिनकी जांचें कहीं कहीं पेंडिंग हैं और भयभीत है, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आए और हमारे काले कारनामों को तनाजा हमको भुगतना पड़े। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में दावा सभी लोग कर रहे हैं। मेरा भी अपना आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान तो होगा। इसलिए नुकसान होगा कि मध्यम वर्ग पर फोकस भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है और इंतजार करता रहा इन 10 सालों में हो सकता कुछ हमको भी राहत मिले। न मध्यम वर्ग के लिए फीस माफ की गई, न इनकम टैक्स दायरा बढ़ाया गया, न सिलेंडर सस्ता किया गया, न कोई टैक्स माफ किया, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे वाटर टैक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कुछ परसेंट, मैं जब लोगों से चर्चा करता हूं, मध्यम वर्ग दुखी है। लेकिन जहां राष्ट्रवाद की बात आती है वहां मध्यम वर्ग दो खेमे में मुझे दिखाई पड़ता है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ और कुछ विरोध में। अच्छा सुनील जी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछनी है। पिछली बार का जो जनाधार था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर बसपा थी। इस बार क्या उम्मीद करें कि बसपा कायम हो सकती है या इस बार फैक्टर्स अलग है, समाजवादी पार्टी ऊपर उठेगी? देखिए, हमारा अपना जो आकलन है राकेश जी, इस बार समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। अखिलेश जी ने जो पीक टाइम था वो विवाद में खत्म कर दिया अपना, वरना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंदी रूप में केवल समाजवादी पार्टी ही है जिसके कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई देते हैं और संख्या बल में भी दिखाई देते हैं। ठीक है। और कांग्रेस, एक सेकंड में आपसे बोलूंगा, हमारे मित्र बहुत प्यार से रहे कांग्रेस, आप बता दिए कोरोना कांग्रेस कार्यकाल में कौन कांग्रेस का बड़ा दिग्गज नेता यहाँ आया? स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, कोई आपका नेता यहाँ आया हो बता दीजिए। रायबरेली में जो आप गढ़ कहा जाता था, कितने शीर्षस्थ नेता आपको वहां रायबरेली जाते हैं? चुनाव जीतने के बाद, हारने के बाद राकेश जी, कांग्रेस अपने डिब्बे में चली जाती है, घर में चली जाती है। भारतीय जनता पार्टी हारती है तो चिंतन करती है, जीतती तो चिंतन करती है। सर आप क्यों पुलवामा पे आ जाते हैं बार बार? ठीक है प्लीज, पुलवामा फिर भी याद कर लीजिए, वो हमारे फौज फौजी नहीं था, चुनावी संदर्भ कुछ बोल दीजिए। काटा गया, क्या बात करते हो? पुलवामा वो फौजी नहीं था बेचारा, बैग काट के सर लेके एक फौजी सर कटा हो, बताइए आप हमको, बताइए किसी सरकार। अरे छोड़िए, आप हमसे बताइए। चलिए प्लीज, बार बार आप एक ही विषय पर आएंगे, मैं बोलने नहीं दूंगी सर, प्लीज। सॉरी शमशेर जी अपनी बात रखिए। हमसे एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कोई बम ब्लास्ट एक हमने बांग्लादेश बना दिया, आपके बांग्लादेश एक नया देश बना दिया। जैनेंद्र जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे प्लीज। शमशेर जी 4 तारीख आ रही है, चोर दूर अंधेरी रात दूर है।
फिर आपसे मुलाकात होगी और आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं तो इंतजार ही में हूँ 4 तारीख के। बहुत सारे लोगों ने पूरी डिबेट्स में पहले चरण से रही, मैंने बहुत कुछ सुना, तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं जब वो जनता अपना निर्णय देगी। बीजेपी से पूछने के लिए भी, सपा से भी, कांग्रेस से भी, आपसे भी, सबसे। शमशी आजाद जी बोलिए जल्दी से सर, समय हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये सिख दंगों पर बयान दे सकते हैं, क्या ये इमरजेंसी पर बयान दे सकते हैं? इन्होंने 70 सालों में क्या किया अल्पसंख्यक समाज के साथ, जो आज इनके दिल में बड़ा अल्पसंख्यक समाज का दर्द उछल रहा है। सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ यही है कि जब से अल्पसंख्यक समाज इनसे दूर हुआ, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज ने देखा कि 70 साल तक इनके साथ रहने के बाद भी कभी दंगा, कभी कर्फ्यू, कभी नाम पर, कभी लश्कर तैयबा के नाम पर, कभी जैश मोहम्मद के नाम पर हजार मुसलमानों को जेल में बंद किया गया। आज कम से कम मोदी जी के राज में कोई मुसलमानों को आतंकवादी तो नहीं कहता। यही आजमगढ़ का चुनाव ये जीतने की बात करते ये बेशरम लोग, इनका चेहरा देखने लायक नहीं है कि वही आजमगढ़ के लोग हुआ करते थे जो हिंदुस्तान में कहीं जाते थे तो उनको नौकरी नहीं मिलती थी, आतंकवादी की निगाह से देखा जाता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आजमगढ़ और गाजीपुर के लोगों को सम्मान मिला। पूर्वांचल की तरफ मां बहनें जो है यात्रा नहीं करती थी। ये गुंडागर्दी वाले लोग, जब बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग, इन्होंने अल्पसंख्यक समाज के साथ क्या किया? कौन सा अल्पसंख्यक समाज को दर्जा दे दिया? कौन सा अल्पसंख्यक समाज को 10%, 5% आरक्षण दिया? तो बताएं, है बेशरम है इनके मुंह में दम, तो बता दीजिए। चलिए समय हो गया है, अब फिर इस चर्चा को हम कभी बाद में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की 14 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं और मुझे लगता है इस चर्चा के साथ साथ बस थोड़ा सा वक्त और बचा है और मतदान भी खत्म होगा। एक पूरा प्रतिशत हमारे और आपके सामने आएगा, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें जो पिछली बार 9 भाजपा के खाते में गई थी, इस बार कितना वो बढ़ा पाती हैं। समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिख रहा है, तो वो कितनी सीटों पर आगे आएगी और बसपा कहां ठहरेगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।